हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है ये मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आपको ये होमवर्क से दिया था। इसे ही आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका प्रश्न था, स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व को उदाहरण सहित समझाते हुए परिभाषित कीजिए। यानी क्या करना है आपको, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल। यानी आपको उदाहरण के साथ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का बताना है कि ये क्या होता है। किसी परिपथ में एक 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आंकलन कीजिए। क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि एक सर्किट में जो करंट है वो 5 से 0 एम्पियर तक गिर जाए और इस घटना में जो है 0.1 सेकेंड लगता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा जब आपका जो एवरेज ईएमएफ है, औसत जो ईएमएफ है वो 200 वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्वप्रेरकत्व के बारे में बताना पड़ेगा। स्वप्रेरकत्व क्या होता है। अगर हम स्वप्रेरकत्व की बात करें तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है, बेसिकली जब हम इंडक्टर की बात करते हैं, प्रेरक की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रेरक होता है। कुछ इस तरीके का आपका प्रेरक होगा। अब यहाँ से क्या होगी, धारा प्रवाहित, यहाँ से क्या होगी, आपकी करंट फ्लो होगी। अब करंट फ्लो होगी, करंट में या धारा में क्या आएगा, परिवर्तन है। आप ये जानते हैं कि जब धारा में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, जो आपका धारा में जब परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस केस में क्या होता है, जिस कुंडली में, यहाँ पे एक ही कुंडली होती है, जिस कुंडली से धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा में, करंट में, धारा में जो है परिवर्तन आ रहा है, उसी परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में, ठीक है, अपने ही धारा के परिवर्तन के कारण कुंडली में क्या आ जाता है, आपका यहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल जो होता है वो यहाँ पे इंड्यूस हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो स्वप्रेरकत्व क्या होता है, इसमें एक प्रेरक में ये जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा में बदलाव के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वप्रेरकत्व, या आपका जो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। यहाँ पे जो है इसके जो फॉर्मूला है उसे हम E बराबर L DI बाई dt से जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे E क्या है आपका ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, DI बाई dt क्या है, धारा में परिवर्तन, चेंज इन करंट, ठीक है, और ये चेंज इन फ्लो ऑफ करंट, और L क्या है आपका यहाँ पे इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टेंस क्या से शो किया गया है, L से आपका शो किया गया है, जो कि यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरक है। ठीक है, अब हम आंसर की बात करते हैं। आप आंसर कैसे लिखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इट ऑपोजिट्स द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू। सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरक किसी भी कॉइल, किसी भी कुंडली का एक ऐसा गुण है जिसमें क्या होता है, आपकी जो कॉइल है वो क्या करती है, वो जो आपके करंट में परिवर्तन है उसे उसके विरुद्ध कार्य करती है, उसके ऑपोजिट में कार्य करती है। इंडक्टेंस इज अटेन्ड बाय अ कॉइल ड्यू टू self induced EMF produced in the coil itself by changing the current flowing through it। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में, जो ये प्रक्रिया है, क्या हो रहा है, करंट के में चेंजेस आ रहे हैं, जिसको क्या कर रहा है, आपका कॉइल अपोज कर रहा है। तो क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसी कॉइल।
किसके कारण? करंट के चेंज के कारण उसमें आपका विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, अपने ही करंट के में बदलाव के कारण। इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग, ये जो है कुछ इस तरीके से दिया जाता है, E बराबर एल डी आई बाई डी टी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E बराबर डी एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या है इसका फॉर्मूला। यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा एकांक तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या में स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो है, और इसका उदाहरण भी क्या है आपका चौक कुंडली। क्या होता है, करंट में परिवर्तन होता है, धारा में परिवर्तन होने के कारण आपकी जो कॉइल है अपने ही धारा में परिवर्तन होने के कारण उसमें विद्युत वाहक बल जो है इंड्यूस हो जाता है, इसी को आप स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। इसका आपका डायग्राम ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको आप समझिए, यहाँ पे आपके पास दो कुंडलियां होती, दो इंडक्टर होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली, या आपकी होगी प्राथमिक कुंडली, ठीक है। ये आपकी होगी द्वितीय कुंडली, ठीक है, या कॉइल ए और कॉइल बी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक जो आपकी कॉइल है उसमें हमने क्या किया, उसपे हमने करंट पास कराया, इसे एसी सोर्स से जोड़ा, ठीक है, एसी सोर्स से जोड़ा एक कॉइल को। अब इस एक कॉइल में मान लीजिए एक कॉइल से को हमने एसी से जोड़ा है, करंट के सोर्स से जोड़ा है, धारा के स्रोत से जोड़ा। अब क्या होगा, यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, धारा के प्रवाह में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन के कारण क्या होगा, इस परिवर्तन को जो है आपकी जो दूसरी कुंडली है वो अपोज करेगी, क्योंकि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में आई। कॉइल से किसी भी जो है कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, चुंबकीय तरंग व्यवहार करता है। उसके चुंबकीय फ्लक्स में जो है आपकी जो द्वितीय कुंडली है वो आएगी, उसके इन्फ्लुएंस में आएगी, उसके प्रभाव में आएगी। प्रभाव में आने के कारण क्या होगा, जो आपकी द्वितीय कुंडली है, ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है या द्वितीय कुंडली है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये इन्फ्लुएंस में आई तो क्या होगा, चेंज हो रहा है फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय फ्लक्स जो है वो उत्पन्न हुआ, उसके प्रभाव में आपकी बी कॉइल आई, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, उसको अपोज करने की कोशिश कर, जिस कारण क्या होता है, इस कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो द्वितीय कुंडली है या कॉइल है वो अपने आप नहीं बल्कि प्राथमिक कुंडली या ए जो कुंडली है उसके कारण उसमें क्या हो रहा है, उसमें फ्लक्स जो है करंट के बदलाव के कारण, फ्लक्स में बदलाव के कारण क्या हो रहा है, आपकी जो बी कॉइल है, बी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रही है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन प्रेरक। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरकत्व होता है, इसमें जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है वह वही कॉइल होती है, वही कुंडली होती है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी ही धारा में क्या होता है, परिवर्तन, यानी अपनी ही धारा में परिवर्तन के कारण उसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस की, अन्योन प्रेरक की, तो यहाँ पे हमारे पास दो कुंडली होती है और एक में क्या हो रहा है, करंट में धारा में परिवर्तन आता है, उसके कारण क्या होता है, जो आपकी दूसरी कुंडली है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो दूसरी कुंडली है वो इसमें इसके चारों तरफ जो कुंडली जो आपका कुंडली के चारों तरफ जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, उसके प्रभाव में आपकी बी कुंडली आती है, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। आई होप आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में फर्क पता चला होगा। सेल्फ में अपने ही धारा में परिवर्तन के कारण कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस होता है, यहाँ पे दूसरी कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप किस तरीके से लिखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस
let the two coils is defined as the between the two coils is defined as the property of the coil due to which it opposes the change of current in the other coil or you can say in the neighboring coil. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, अन्योन प्रेरक होता है, ये दो कुंडलियों के बीच में होता है और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी कॉइल है, कॉइल में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका अपोज कौन करता है, आपकी जो बगल वाली कॉइल, जो पास में नेबर में पास में जो कॉइल है, कुंडली है, वो करती है। When the current is in the neighboring coil is changing, the flux set up in the coil and because of this changing flux, EMF is induced in the coil called mutually induced EMF and the phenomena is known as mutual inductance. अब यहाँ पे क्या होता है, जो कॉइल है, जो आपकी कॉइल्स है, एक कॉइल जो है, कुंडली जो है, उसमें क्या हो रहा है, करंट में बदला, धारा में बदला, इसके कारण क्या होता है, फ्लक्स होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और उसके प्रभाव में क्या आता है, आपकी जो दूसरी कॉइल है वो आती है, उसमें क्या होता है, इस फ्लक्स के चेंज के कारण क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस, विद्युत वाहक बल जो है यहाँ पे प्रेरित होता है। इसी प्रक्रिया को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। In short, flux through second coil is directly proportional to the current flowing in the first. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी कॉइल है या द्वितीयक कॉइल है या द्वितीयक कुंडली है, उसमें जो आपका फ्लक्स जो है, जिससे फ्लक्स फ्लो हो रहा है, वो जो है वो करंट, यानी जो पहली कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी जिस फ्लक्स के प्रभाव में आपकी सेकेंड कॉइल आ रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहली कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। which is given by the following expression, इसका जो फॉर्मूला है वो है कुछ तरीके से phi2 m21 I1 and phi1 m12 I, where phi1 and phi2 is flux through the coil 1 and coil 2 respectively। यहाँ पे phi1 और phi2 क्या है, फ्लक्स है, किससे, coil 1 और coil 2 से। I1 and I2 is the current in coil 1 and coil 2। I1 और I2 क्या है, यहाँ पे करंट है पहली और दूसरी कॉइल से। M12 और M21 क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो ये क्या है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अन्योन। म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन प्रेरक की परिभाषा। ठीक है, चित्रानुसार पास में रखी दो कुंडलियों के एक कुंडली में परिवर्तित धारा प्रवाहित करते हैं, तो पास में रखी दूसरी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। जब कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन से इसके पास स्थित दूसरी कुंडली या परिपथ में प्रेरण होता है तो इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इस परिपथ में परिवर्तित धारा प्रवाहित की जाती है, जिसको प्राथमिक परिपथ तथा जिसमें प्रेरण उत्पन्न होता है उसको द्वितीयक प्रेरक कहते हैं, परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस हमने जो है पढ़ लिया है कि क्या होता है। आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे पहले दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है किसी परिपथ में 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यानी क्या कहा गया है कि 0.1 सेकेंड में 5 से 0 एम्पियर में क्या होता है, धारा आपकी गिरती है। ठीक है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट का है, क्या कहा गया है आपको कि जो आपका औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, वो कितने का है, 200 वोल्ट का यहाँ पे आपको दिया गया है, तो यानी ई का मान दिया गया है, तो परिपथ स्वप्रेरक का आकलन कीजिए। यानी जो आपका परिपथ में सेल्फ इंडक्टेंस है या एल का जो मान है वो आपको निकालना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, करंट में बदलाव। तो करंट में बदलाव हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इनिशियल करंट। ठीक है, शुरुआत में धारा जो है, धारा कितनी थी,
I1 ले लेते हैं हम इसको, कितना है आपका, यहाँ पे है आपका 5। नेक्स्ट है फाइनल करंट, यानी अंतिम में जो धारा है, I2 से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.0 एम्पियर। टाइम जो है यानी समय, टी जो है कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक है। I1 है, I2 है, टी है आपके पास, ठीक है। ई की वैल्यू है ई से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी है इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू है 200 वोल्ट। यहाँ पे आपको एल यानी स्वप्रेरत्व निकालना है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। सबसे पहले आप सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिख देंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब यहाँ पे हम स्वप्रेरत्व का जो फॉर्मूला हमने देखा था, ई बराबर एल डी आई बाय डी टी जो है, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम डी आई की बात करें तो डी आई जो है आपका वो हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5 एम्पेयर डी आई, ठीक है। डी टी की वैल्यू जो है यहाँ पे, ये क्या है आपका टाइम, डी टी कितना है 0.1, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हम एल की वैल्यू निकालें, तो एल बराबर हो जाएगा ई अपॉन डी आई बाय डी टी, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे फॉर्मूला। अब एल निकालना है, तो एल बराबर ई कितना है आपका, ई है आपका 200 वोल्ट, डी आई है आपका 5 एम्पियर, डी टी है 0.1 सेकेंड। एल बराबर, ठीक है, 200 बटा 5, 0.1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 4 हेनरी। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 4 हेनरी आ गई। तो आपका जो स्वप्रेरक है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 4 हेनरी। कुंडली का स्व प्रेरकत्व 4 हेनरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए अपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच का ग्राफ दिखाइए। विचलन कोण कब अल्पतम होगा? ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, व्हेन विल द एंगल ऑफ डेविएशन बी मिनिमम। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है जो कि एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक आपका जो है, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्स में क्या किया है हमने, आपका जो है आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है, ठीक। और यहाँ पे ये क्या है आपका अपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ठीक है, और y एक्सिस में क्या है, डेल, ठीक है। तो डेल क्या है आपका विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन, लिखेंगे आप एंगल ऑफ डेविएशन विचलन। अब यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पहले जो है आपका इंसिडेंट एंगल जो था वो कैसा था आपका, जैसे कम था, ठीक है।
या आई जो एंगल आई है वो कम था, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा था। फिर क्या हुआ, आपने एंगल आई को जैसे बढ़ाया, ठीक है, एंगल आई बढ़ा, तो क्या हुआ, जो डेल की वैल्यू है या एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा, जहां पे आई बराबर था ई, यानी जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एमर्जेंट एंगल है, दोनों क्या थे, दोनों बराबर थे। वहां पर आपके डेविएशन जो था वो मिनिमम था। डेविएशन कैसा था, विचलन कोण कैसा था, मिनिमम, न्यूनतम। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका जो डेविएशन एंगल है वो आई की वैल्यू यानी अपतन कोण के बढ़ाने पर वो फिर बढ़ता। तो यहाँ पे आप इस जो है, जो आपका एक ग्राफ है, इससे आप इसे समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। यह हो रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल आई को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हुआ, पहले मैक्सिमम वैल्यू थी डेल की, जो है विचलन कोण सबसे जो है उसकी अधिकतम वैल्यू थी, फिर कम हुआ कम हुआ, फिर एक ऐसे न्यूनतम बिंदु पे आया, ठीक है, कब आया, जब आई और ई बराबर थे। इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल क्या थे, बराबर थे, दोनों की वैल्यू बराबर थी। तो यहाँ पे ये क्या है, न्यूनतम जो है इसकी वैल्यू हो गई, डेल की वैल्यू मिनिमम है। फिर क्या हुआ, इसके बाद आपने और बढ़ाया एंगल, तो क्या हुआ, आपका डेल की वैल्यू भी बढ़ी। तो यहाँ पे आप इस जो ये आपका ग्राफ है, इससे आप इस बात को समझ सकते हैं। पहले सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे, ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे as we increases the angle of incidence the angle of deviation deviation decreases till the angle of incidence is equals to the angle of emergence. At this point, that is I equals to angle E, the angle of deviation is minimum. तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, I इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो यानी क्या होगा, जो R1 है, ठीक है, R1 रिफ्रैक्शन बराबर हो जाएगा R2 रिफ्रैक्शन। अगर हम डेल मिन की बात करें यानी मिनिमम डेविएशन की, तो कितना होगा, I प्लस ई माइनस ए, ठीक है। या हम लिख सकते हैं I प्लस ई, I प्लस आई लिख सकते हैं माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2I माइनस ए। तो डेल मिनिमम कब होगा, जब ये 2I माइनस ए हो, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं हिंदी में, अपतन कोण के बढ़ने पर विचलन कोण घटेगा। यह प्रक्रिया तब तक होगी जब तक एंगल आई बराबर ना हो जाए एंगल आई आर के। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यानी विचलन कोण की
या विचलन कोण का अल्पतम मान एंगल आई बराबर एंगल ई पर होगा। इसके बाद अपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण भी बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो एंगल आई है, जब आपका जो है एंगल आई बराबर होगा ई के, ठीक है, तो यहाँ पे R1 बराबर हो जाएगा R2 के, ये आप जानते, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तो क्या होगा आपका, तो आपका डेल मिनिमम होगा, ये डेल जो है मिनिमम होगा कब, जब आपका आई और ई क्या है, बराबर है, ठीक है, माइनस ए। तो जब आपका जो है आई बराबर ई के होगा तो क्या होगा, डेल मिनिमम होगा आई प्लस आई माइनस ए, या जो आपका डेल मिनिमम होगा 2i माइनस ए होगा। तो ये आपकी विचलन कोण की अल्पतम संख्या है या वैल्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेल मिनिमम कब होगा, विचलन कोण अल्पतम कब होगा, जब आई और ई बराबर होंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर, ठीक है। आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाइए। Describe the critical angle and phenomena of it. The phenomena of TIR, total internal reflection. अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी TIR की जो फिनोमेना होती है वो कब होती है, जब भी जो आपके प्रकाश की किरण है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाता है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो है TIR जैसी परिघटना हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है इसको हम समझेंगे। बेसिकली प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जैसे मान लीजिए आप जल हो गया, पानी हो गया, ठीक है, उससे एयर यानी वायु की ओर जाती है। तो क्या हो रहा है, सघन से विरल की ओर जा रही है। एक जो है आप ऐसे इसमें क्या करेंगे, आप इससे क्या करेंगे, प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या होगा, आप ये जानते हैं कि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, आपका अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। फिर आप एंगल बढ़ाते रहेंगे तो एक एंगल ऐसा आएगा जब आप क्या कर रहे हैं, किरण डाल रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री पे क्या कर रहे हैं, किरण डाल रहे हैं, लेकिन किरण क्या होती है, आपकी अपवर्तित ना होकर वो क्या करती है, वो बाउंड्री से पास हो जाती है। वो अपवर्तन ना होकर कहां से पास हो जाती है, बाउंड्री से, ये बाउंड्री इससे पास हो जाती है, ठीक है। तो वो एंगल जहां पर क्या होता है, आपको जो है यहाँ पे अपवर्तन प्रॉपर दिखता नहीं है, ठीक है, और क्या होता है, जो आपकी किरण है, ठीक है, जो आपकी अपवर्तित किरण है, ठीक है, हम यहाँ पे अपवर्तित किरण ही बोल देंगे, अपवर्तन आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता, जो तो आपकी जो अपवर्तित किरण है वो बाउंड्री से, या जो आपका बाउंड्री लाइन है, ठीक है, वहां से सीधे चल जाती है, या जो आपका अपवर्तन कोण है वो आपका कुछ जो है इस तरीके का बनता है, कैसा, 90 डिग्री का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो जिस एंगल से आप किरण को डालते हो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन वाली किरण आपको प्रॉपर दिखती नहीं है, वो बाउंड्री से पास हो जाती है, बाउंड्री से पास जाती है, यानी यहाँ पे जो नॉर्मल है उसके साथ यहाँ पे ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है। अब क्या होता है, जैसे ही आप क्रांतिक कोण से जो है किरण का जो एंगल है, किरण के जो है अपतन कोण है उसको बढ़ाते हो,
तो ये देखा गया है कि इसके बाद आपको जो है रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी पूरा आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे आपका पूरा परावर्तन आपको यहाँ पे नजर आता है। तो क्या होता है, जब आपका जो इंसिडेंट एंगल है या अपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो क्या होता है, हमें TIR की कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है। और क्रांतिक कोण क्या होता है, यह वह कोण है, ठीक है, यह वह कोण है जिस कोण में हम क्या करते हैं, किरण को डालते हैं, अपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, और किरण जो है बाउंड्री लाइन से सीधे जो है क्रॉस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्रांतिक कोण। ठीक है, critical angle when light ray traveling from denser medium to rarer medium, then the angle of incidence for which angle of reflection in air is 90 degree is called critical angle। यानी जब भी प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तो जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है किसके लिए, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जो आपका अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को यानी अपतन कोण को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना व्हिच अकर्स व्हेन अ प्रोपगेटेड वेव strikes a medium boundary at an angle larger than a particular critical angle with respect to the normal to the surface। यहाँ पे क्या कहा गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसी परिघटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी परिघटना है जिसमें क्या होता है, वेव प्रोपगेट करते हैं, यानी जो वेव्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो चल रही हैं, वो गमन कर रही है, बाउंड्री के मीडियम में गमन कर रही है। और क्या होता है, अब यहाँ पे जो आपका एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, यानी जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, अपतन कोण है, वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। If the refractive index is lower on other side, the boundary and the incident angle is greater than the critical angle, then wave cannot pass through and is entirely reflected। और अगर क्या होता है, अगर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दूसरी तरफ वो कम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल भी आपका बड़ा है, तो क्या होती है, किरण पूरी की पूरी जिस माध्यम से आ रही है उसी में चली जाती है। तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक आपका परावर्तन। क्रांतिक कोण जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 होता है, तब सघन माध्यम में बने अपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब सघन माध्यम में अपतन कोण का मान बहुत अधिक हो जाता है, तो इस कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तित हो जाती है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका 2022 का प्रश्न पत्र है फिजिक्स का, वो हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा, इसके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझ में आए होंगे कि ये आपके कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको समझाया है उसको आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका नेक्स्ट प्रश्न पत्र है 2021 का जो प्रश्न पत्र है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।